हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 20 नवंबर 2025 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग मेंस दे रहे हैं अगले साल का 2026 का या उसके नेक्स्ट ईयर 2027 का, तो उनके लिए हम लोग आंसर राइटिंग का एक प्रोग्राम लेके आए हैं जीएस में, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, 1 दिसंबर से ये प्रोग्राम्स स्टार्ट हो रहे हैं। 2026 वाला प्रोग्राम 9 महीने का रहेगा, अगस्त 2026 तक चलेगा। और जो 2027 वाला प्रोग्राम है वो 21 महीने का प्रोग्राम है और अगस्त 2027 तक चलेगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारी ऐप और वेबसाइट में जाके इसको एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो यहाँ पर एक नंबर आपको दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर 9150449990, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए 51 टेस्ट्स की एक जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की हमारे पास टेस्ट सीरीज़ है जो कि अवेलेबल है सिर्फ 599 रुपीज़ में फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो इसको भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी हमारा सी सेट लाइव क्लासेस का जो कोर्स है वो ऑलरेडी चल रहा है, 9 तारीख से शुरू हुआ है। कुछ क्लासेस इसमें हुई हैं। अगर आप इसको अभी भी एनरोल करते हैं तो जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी और बाकी डेली जो हमारी लाइव क्लास होती है उस पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 1299 रुपीज़ पे करके आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। और अगर आप 49 रुपीज़ दे के ट्रायल लेना चाहते हैं, डेमो लेना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है फैसिलिटी। उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी दिख रही है, इस पर आपको पेमेंट करना है 49 रुपीज़ का और हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। फिर आपको ये ट्रायल क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलेगा। और अगर ट्रायल क्लासेस के बाद आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके कंप्लीट बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे कल के भी 2-3 आर्टिकल्स बचे हुए हैं जो आज हम कवर करेंगे। तो आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट और सेकंड पेज पे ही 2 मेन आर्टिकल्स हैं जो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर कल के आर्टिकल्स देखेंगे। तो पहले तो फ्रंट पेज पर ये दिया गया है कि बिहार में आज मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और नीतीश कुमार जो है वो बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं 10th टाइम। ठीक है, 10वीं बार वो आज मुख्यमंत्री की शपथ यहाँ पर लेंगे। इसके बाद आपको अभी याद होगा कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में किस तरीके से ट्रिब्यूनल्स को लेकर एक टसल चल रहा है ना। कि पहले एक एक्ट सरकार लेके आई थी, उसके प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई किया था, है ना। और उन्हीं प्रोविजंस को उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वापस से एक नए एक्ट में लेके आती है, तो वही हमने टसल समझा था। तो यहाँ पर बेसिकली उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स में जो एक्ट हैं उसके प्रोविजंस को कह दिया है कि दीज आर इनवैलिड। ठीक है, सेज गवर्नमेंट ब्रॉड बैक क्लॉजेज रिमूव्ड अर्लियर। तो वही यहाँ पर कोर्ट का कहना है कि सरकार वापस से वही प्रोविजंस या वही प्रावधान लेके आई है जिनको पहले ही कोर्ट जो है वो हटा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, ये कहा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द कोर्ट सेज इट इज एंड पार्लियामेंट्स डिस्क्रिशन इज ब्रॉड बट नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, ये कहते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द कोर्ट सेज इट इज, कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान क्या है जो कोर्ट कहता है। ठीक है, वैसे भी अगर हम कोर्ट्स की बात करें तो कोर्ट्स हमारे देश में क्या है, ठीक है, मतलब जुडिशरी का पार्ट तो है ही है, दे आर ऑल्सो गवर्नड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्योंकि जुडिशरी को लेकर प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लेकिन फिर भी अगर हम बात कहें तो जुडिशरी ही वो ऑर्गन है या वो बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरीके से क्या है, गार्डियन है या कस्टोडियन आप कह सकते हैं, है ना। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं अगर उनको लेकर कभी भी कोई एम्बिग्यूटी होती है तो उस एम्बिग्यूटी को दूर करना किसका काम है ना। क्लियर इंटरप्रिटेशन देना किसी भी प्रोविजन को लेकर किसका काम है, जुडिशरी का। तो यही बात यहाँ पर कही गई है
कि कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो कोर्ट कहता है। हालांकि पार्लियामेंट का डिस्क्रिशन है, पार्लियामेंट की कुछ चीज़ों को लेकर अपनी मर्जी है ना, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। द डिस्क्रिशन ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, तो इस तरीके की स्टेटमेंट जो है ना, वो डायरेक्टली आपके मेंस एग्जाम में, है ना, जीएस पेपर 2 मेंस एग्जाम में एक स्टेटमेंट के फॉर्म में मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट कोर्ट सेज एंड पार्लियामेंट्स डिस्क्रिशन इज ब्रॉड बट नॉट एब्सोल्यूट कमेंट। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है इन द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2021 के, उसके कुछ मेन प्रोविजंस, की प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, असंवैधानिक करार दिया है। और ये कहा है कि जो हमारे दो मेन प्रोविजंस हैं, ठीक है, ये आप कह सकते हैं जो दो मेन डॉक्ट्रिन्स हैं, वन इज सेपरेशन ऑफ पावर एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, उनका ये उल्लंघन या वायलेशन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पर कहा है। ठीक है, यहाँ पर सीजीआई जस्टिस BR गवई और के विनोद चंद्रन की बेंच ने ये कहा है कि जो प्रोविजंस ऑलरेडी स्ट्रक डाउन बाय इट, यानी कि जो प्रोविजंस ऑलरेडी कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिए थे, इसको आगे नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू करेंगे, स्ट्रक डाउन इन एन अर्लियर ऑर्डिनेंस हैड बीन री इनेक्टेड इन द 2021 लॉ विद माइनर ट्वीक्स। यानी कि एक ऑर्डिनेंस में, एक अध्यादेश के तहत ये प्रोविजंस लाए गए थे, कोर्ट ने उनको ऑलरेडी जो है वो स्ट्रक डाउन कर दिया है ना। फिर वही प्रोविजंस को सरकार एक एक्ट में लेके आ गई, थोड़ा सा उसमें बदलाव किए, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, द रूलिंग इज द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ 5 जजमेंट्स सिंस 2010। ठीक है, 2010 से बेसिकली इसमें फैसले आ रहे हैं, अलग अलग केसेस हो रहे हैं, 5 इस तरीके के जजमेंट्स अभी तक आ चुके हैं, और उनमें ये लेटेस्ट केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को इन द रेगुलेशन ऑफ ट्रिब्यूनल से स्ट्रक डाउन किया है। अब इसके पीछे जुडिशरी का जो रैशनल या तर्क है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव इज ऑफन अ पार्टी टू लिटिगेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल्स। अब ट्रिब्यूनल्स में जो भी केसेस जाते हैं, ठीक है, उसमें जो पार्टीज़ हैं, मतलब एक तो आपकी एग्रीव्ड पार्टी होगी, एग्रीव्ड पार्टी मतलब जो किसी वजह से परेशान है या पीड़ित है आप कह सकते हैं। ठीक है, और वो बेसिकली केस किसके खिलाफ करेगी, तो ट्रिब्यूनल्स में जनरली जो केसेस जाते हैं उसमें केसेस जो एग्रीव्ड पार्टी है वो जनरली एग्जीक्यूटिव या सरकार के खिलाफ केस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोर्ट का यहाँ पर ये कहना है कि एग्जीक्यूटिव जो है ट्रिब्यूनल्स के सामने जाने वाले जो लिटिगेशन या मामले हैं उनमें पार्टी होता है, तो इसलिए इट कैन नॉट बी परमिटेड टू प्ले अ डोमिनेंट रोल इन अपॉइंटिंग देयर मेंबर्स। तो इसलिए एग्जीक्यूटिव को जो है वो ये परमिशन नहीं दी जा सकती कि वो एग्जीक्यूटिव ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स को अपॉइंट करने में उनका कोई रोल हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो ये लॉ है इसके अंतर्गत एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी की बात की गई है। ठीक है, और उस सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा, एज पर द लॉ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, या तो सीजीआई होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज जिनको सीजीआई नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, एक पर्सन ये हो गए। दूसरा इसमें है 2 सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार में सचिव, है ना, सेक्रेटरीज या सचिव पद के जो व्यक्ति हैं वो होंगे 2। ठीक है, तो 3 लोगों का जिक्र हो गया। और एक कौन है, एंड 1 एडिशनल मेंबर हु मे बी द आउटगोइंग और सिटिंग चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल। ठीक है, और एक और मेंबर होंगे जो या तो उस ट्रिब्यूनल के आउटगोइंग मेंबर चेयरपर्सन होंगे, आउटगोइंग चेयरपर्सन मतलब जिनका टेन्योर पूरा हो रहा है, या फिर जो प्रेजेंट में चेयरपर्सन है वो। ठीक है, तो 4 लोग हो गए। अब अगर मान लीजिए सिचुएशन ये है कि जो सिटिंग चेयरपर्सन है अगर वो रीअपॉइंटमेंट चाहते हैं कि मेरे को खुद से दोबारा से जो है वो अपॉइंट किया जाए, तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और रिटायर्ड हाई कोर्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट में नॉमिनेटेड बाय द सीजीआई वुड बी अ मेंबर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सिटिंग चेयरपर्सन जो हैं वो दोबारा चाहते हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट हो, तो फिर उस केस में वो मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, उस केस में मेंबर कौन होंगे, या तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज नॉमिनेटेड बाय द सीजीआई या फिर किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, वो इसके मेंबर होंगे। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पुराने वर्डिक्ट्स या पहले के फैसले हैं उनमें ये कहा था कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज को इंक्लूड करने की बात यहाँ पर है, क्योंकि जनरली वही होता है, मैंने कहा
कि केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं वही इसमें पार्टीज होती है ना। तो अब केंद्र सरकार के स्तर पर अगर आप जो सेक्रेटरी या सचिव हैं अगर उनको शामिल करते हैं तो फिर वही कहीं ना कहीं वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बैठता है। तो इन द सिलेक्शन कमेटी अंडरमाइंस द इम्पार्शियलिटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट, और इसकी वजह से जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में जो प्रोसेस में इम्पार्शियलिटी का एक प्रोविजन है ना, या इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती है। 14 जुलाई 2021 का मामला है। तब सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 वर्डिक्ट से कुछ प्रोविजंस जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑर्डिनेंस था 2021 का, उसके कुछ प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन किया था। और वो प्रोविजन किससे रिलेटेड थे, हमने ये बातें की हैं कुछ दिनों पहले। एक तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट थी अपॉइंटमेंट के लिए एज 50 ईयर्स, है ना, और दूसरी बात ये थी अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन और मेंबर्स, और उसके बाद उनका जो टेन्योर फिक्स करने की बात थी 4 साल, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोविजन स्ट्रक डाउन किए थे। लेकिन जब ये ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद सरकार जो है वो उसी साल अगस्त के महीने में एक एक्ट बना के, मतलब एक बिल लेके आती है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021, ठीक है, जिसमें प्रोविजंस वही होते हैं जो ऑर्डिनेंस में थे, है ना, और उनको सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी थी, है ना। वही यहाँ पर लिखा गया है, द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 इज द रेप्लिका ऑफ द स्ट्रक डाउन ऑर्डिनेंस। जो ऑर्डिनेंस को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी थी, उसी के प्रोविजंस को इन्होंने एक्ट में ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच का ये कहना है कि द आर्किटेक्चर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्मली रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्किटेक्चर है वो किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है, उसके रूट्स किस चीज़ में है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम होगा, सर्वोपरि क्या होगा, संविधान, ठीक है, ना तो जुडिशियल सुप्रीमेसी होगी ना ही पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होगी, ठीक है, ना तो जो संसद है वो प्रधान है, ना फिर जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो सर्वोपरि है। सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं सुप्रीम पोजीशन है वो किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। यही बात यहाँ पर ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सेड वंस इट हैज स्ट्रक डाउन अ प्रोविजन और आइडेंटिफाइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, पार्लियामेंट्री कैन नॉट सिंपली ओवरराइड और कॉन्ट्राडिक्टेड बाय रीएनेक्टिंग द वेरी सेम मेजर्स इन अ डिफरेंट फॉर्म। तो कोर्ट का यहाँ पर यह कहना है कि जब उसने किसी प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर दिया, है ना, या फिर ये पाया कि इन प्रोविजंस में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट है, कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो पार्लियामेंट जो है उस फैसले को, कोर्ट के उस फैसले को ओवरराइड नहीं कर सकती या कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती कि वापस से वही जो प्रोविजंस हैं उनको आप अलग तरीके से ले आएँ, है ना, क्योंकि वो प्रोविजंस तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिए हैं कि ये ठीक नहीं है, इनमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स हैं, है ना। तो ये यहाँ पर कोर्ट का कहना है। तो व्हाट पार्लियामेंट में लेजिटिमेटली डू इज टू क्योर द डिफेक्ट आइडेंटिफाइड बाय द कोर्ट। हाँ, पार्लियामेंट या संसद ये कर सकती है कि कोर्ट ने जिन प्रोविजंस को लेकर कहा है कि इन प्रोविजंस में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट है ना, कुछ संवैधानिक त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, उनको दूर कर सकती है ना, लीगली उनको दूर कर सकती है, वेदर बाय ऑल्टरिंग द अंडरलाइंग कंडीशंस, removing the constitutional infirmity or restructuring the statutory framework in a manner consistent with the court's reasoning, है ना। और पार्लियामेंट ये चीज़ें कैसे कर सकती है कि जो अंडरलाइंग कंडीशंस है ना, जो भी उसमें नियम हैं, शर्तें हैं, जो भी हैं, उनको बदलाव करके, या फिर जो चीज़ या जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल को कंफर्म नहीं कर रहे हैं, है ना, उनको रिमूव करके, या फिर स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क को किसी तरीके से ऐसे रीस्ट्रक्चर करना है कि वो जो कोर्ट के रीजनिंग या कोर्ट के तर्क हैं उनके साथ वो कंसिस्टेंट हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोर्ट ने किसी चीज़ को कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेक्टिव है, ठीक नहीं है, इसमें कुछ कमियां हैं संविधान के अनुसार, और आप वापस से उन्हीं प्रोविजंस को ले आएँ, है ना, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कोर्ट का कहना है, ठीक है। तो इट कैन नॉट मेयरली रीस्टेट और पैकेज द इनवैलिडेटेड प्रोविजन, ठीक है, कि जो इनवैलिडेटेड प्रोविजन है, जिनको वाकई में पहले ही कोर्ट कह चुका है कि ये वैलिड नहीं है, उन प्रोविजंस को आप दोबारा से रीपैकेज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और भी कही है, जो ये जस्टिस चंद्रा नयन का ये कहना है कि ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, ठीक है, कि आपने
वही काम किया कि जो पुरानी शराब है उसको नई बोतल में डाल दिया, ठीक है। आप बाकी कुछ नया नहीं कर रहे हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि वेयर अ लेजिस्लेटिव मेजर attempts to nullify or circumvent a binding constitutional judgment without curing the underlying defect, it not only exceeds Parliament's authority but also violates the doctrine of constitutional supremacy itself। ये उन्होंने बड़ी साफ साफ बात कही है कि अगर कोई लेजिस्लेटिव मेजर या कदम ऐसा उठाया जाता है जिसमें जो बाइंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है उसको नलीफाई या उसके इर्द गिर्द काम किया जाता है ना, मतलब उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो ये ऐसा करना ना सिर्फ पार्लियामेंट की अथॉरिटी को एक्सीड कर रहा है बल्कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का डॉक्ट्रीन है उसको भी वॉयलेट करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात कही है कोर्ट ने, कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि इट इज़ जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। कोर्ट ये बात साफ साफ कह रही है कि हमारे देश में जो हमारे संविधान का आर्किटेक्चर है ना, जो हमारे संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्चर है वो किस पर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन constitutional supremacy, not on judicial supremacy, and neither on judicial supremacy nor on parliamentary supremacy, ठीक है। और बेंच ने यह भी कहा है कि इट्स टेस्ट्स आर नॉट वेग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पहले लिखा है द सेंटर हैड आर्ग्यूड दैट द कोर्ट कैन नॉट टेस्ट अ लेजिस्लेशन ऑन द टच स्टोन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल सच एज सेपरेशन ऑफ पावर्स और जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो अब केंद्र ने इसके विरोध में, मतलब फैसले के विरोध में बात ये कही है कि कोर्ट जो है वो किसी भी लेजिस्लेशन या कानून को एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स के टच स्टोन पर, टच स्टोन का मतलब होता है, मतलब इसका लिटरल मीनिंग है कि जैसे आप वो होता है क्या बोलते हैं गोल्ड, है ना, तो गोल्ड की क्वालिटी या गोल्ड की प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए एक पत्थर का यूज़ करते हैं, उस पर उसको घिसते हैं, उसको रब करते हैं, तो उससे पता लगता है कि वाकई में द गोल्ड इज़ प्योर और नॉट, ठीक है। आपने वो ज्वेलर्स वगैरह की दुकान में देखा होगा, है ना। तो वहाँ पर जो केंद्र है उसने ये आर्ग्यू किया है कि कोई भी लेजिस्लेशन, ठीक है, कोर्ट जो है वो किसी भी लेजिस्लेशन या कानून को एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स के टच स्टोन पर, मतलब उसके हिसाब से जो है वो टेस्ट नहीं कर सकता। और एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स वो क्या कह रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स हैं, ऐसा कोर्ट का, ऐसा केंद्र का कहना है। लेकिन बेंच ने ये कहा है कि उसके जो टेस्ट हैं वो कोई वेग नहीं है, फ्री फ्लोटिंग आइडियल्स नहीं है, दे आर स्ट्रक्चरल पिलर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एंड इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्ल्ड वाइड, ठीक है। कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे एनी गवर्नमेंट इज रनिंग अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, या जो भी गवर्नमेंट को पावर्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं, एग्जीक्यूटिव डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम एनी स्टैट्यूट और लॉ, है ना, विच इज कंसिस्टेंट विद दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो उनका यही कहना है कि हमारे जो फैसले हैं, ठीक है, या हमारे जो टेस्ट हम लोग किए हैं, कोर्ट का कहना है कि वो आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, दे आर द स्ट्रक्चरल पिलर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, और ये दुनिया भर में जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो किया जाता है उसी के इंटीग्रल कंपोनेंट है। हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स के आधार पर ये जो फैसला है, जो टेस्ट है वो नहीं किया है, ठीक है। आई होप बात समझ गए आप। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जीएस पेपर 2, मतलब सिर्फ ट्रिब्यूनल्स के एक्ट को लेकर फैसला दिया है वो एक अलग चीज़ है, बट अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। क्योंकि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का जो टसल है, अगर उसको लेकर कहीं पर कुछ कोट करना होता है आपको मेंस के आंसर में, वेरी गुड, वेरी रीसेंट, वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है, रीसेंट का एग्जाम्पल है, कोट कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो जुडिशरी का आर्टिकल, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हैं, जीएस पेपर 2 पॉलिटी में आप इसको लेंगे। चलिए, इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल और है रिलेटेड टू साइंस एंड टेक, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि अब एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो है उसका इंडियन वर्जन आ चुका है, ठीक है, देसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जिससे जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स की ब्रीडिंग है वो भी कॉमर्शियल स्तर पर उसमें मदद मिलेगी, है ना, सस्ते में वो चीज़ कर पाएंगे। देखो, तो यहाँ पर जीनोम एडिटेड क्रॉप्स यानी कि जीई क्रॉप्स की ब्रीडिंग को लेकर ये कह रहे हैं कि इंडिजीनियस एफर्ट्स, मतलब हमारे खुद के जो एफर्ट्स हैं विद इन इंडिया, उसको बूस्ट करने के लिए इंडिया के जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक जो बेसिकली क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर
ये आपको पता है ना, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। Cas9 इज़ अ प्रोटीन, है ना, जो कि जो आपके ये जीन एडिटिंग में सीजर्स की तरह यूज़ होता है कि आप डीएनए को कहीं से भी कट करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। तो ये इसका एक मिनिएचर ऑल्टरनेटिव इन्होंने बताया है ना, टू प्रिसाइसली कट एंड ट्विक द डीएनए ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो प्लांट्स हैं उनके डीएनए में आप कट कर सकते हैं, उनको ट्विक कर सकते हैं। उसके लिए ये जो एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि ये एक टेक्निक है क्रिस्पर कैस की। क्रिस्पर Cas9 बेसिकली Cas9 और Cas12 इसमें यूज़ होते हैं, वो दोनों प्रोटीन्स के नाम है ना। तो उसका ये ऑल्टरनेटिव है ना, अभी ऐसा यहाँ पर क्लेम किया गया है। अब देखो, जो नई जीई टेक्नोलॉजी है जिसके लिए ICAR दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को पेटेंट भी मिल चुका है। इन्होंने जो प्रोटीन यहाँ पर यूज़ किया है वो है TNPB, या फिर इसको कहा जाता है ट्रांसपोजॉन एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ठीक है, ये उसी तरीके के प्रोटीन हैं जैसे कि क्रिस्पर में यूज़ होते हैं, Cas9 और Cas12 प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं डीएनए को कट करने के लिए। ठीक है, चलो इसको भी आगे नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया कि Cas9 और Cas12 जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं एज अ मॉलिक्यूलर सीजर टू क्लीव द डीएनए ऑफ अ जीन, यानी कि जीन के डीएनए को कट करने के लिए एट अ प्री डिटरमाइंड टारगेट साइट एंड चेंज इट सीक्वेंस, कि डीएनए के जो सीक्वेंस हैं उनको बदलने के लिए, उनको चेंज करने, उनको ट्विक करने के लिए एज अ मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में यूज़ किया जाता है Cas9 और Cas12 प्रोटीन को इन द क्रिस्पर टेक्निक सॉरी। ठीक है, तो ये जो एडिटिंग है इसका एम क्या होता है, एट ब्रिंगिंग फोर्थ द डिजायरेबल ऑल्टरेशंस इन दैट जीन्स एक्सप्रेशन एंड फंक्शन, कि वो जो जीन है उसका जो एक्सप्रेशन है या उस जीन के जो फंक्शंस हैं उसमें कुछ डिज़ायर्ड अगर हम ऑल्टरेशंस या बदलाव करना चाहें तो इसलिए ये जीन एडिटिंग की जाती है। ठीक है, अभी जो क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी है, दीज टेक्नोलॉजीज आर कंट्रोल्ड मेनली बाय द ब्रॉड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये ब्रॉड इंस्टीट्यूट बेसिकली जो MIT है, मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इनका एक पार्टनरशिप है। और US की सीड्स कम क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स जाइंट दैट इज कॉर्टेवा एग्रीसाइंस, इनके बीच का ये मतलब इनका इसमें इनकी ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, क्रिस्पर कैस की टेक्नोलॉजी जो है वो इनकी है ना। जो ब्रॉड इंस्टीट्यूट है उसके पास क्रिस्पर Cas12 को लेकर पेटेंट्स हैं, और कॉर्टेवा जो है सॉरी कॉर्टेवा जो है ये कॉर्टेवा एग्रीसाइंस, इसके पास जॉइंट लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है विद द फॉर्मर यानी कि ब्रॉड इंस्टीट्यूट के साथ टू ऑफर एक्सेस टू क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस। यानी कि आप ये समझिए, सीधी सीधी बात ये है कि ये जो दोनों टेक्नोलॉजीज़ हैं क्रिस्पर Cas9 की और क्रिस्पर Cas12 की, ये दोनों के दोनों इनका पेटेंट विदेशों में है, हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने तो डेवलप ही नहीं किया ये। अब यहाँ पर द एडवांटेज विद दी बात ये हो रही है कि जो हमारे साइंटिस्ट ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें TNPB प्रोटीन्स का यूज़ किया जा रहा है, ट्रांसपोसॉन एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो हैं, उनका एडवांटेज ये है कि उनका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। ठीक है, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है, और कॉम्पैक्ट साइज़ होने की वजह से काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, है ना। तो जहाँ Cas9 में 1000 से 1400 तक एमिनो एसिड्स होते हैं, और वहीं अगर Cas12 की बात करें तो उसमें 1300 एमिनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में। वहीं अगर हम बात करें जो आपका ये TNPB प्रोटीन्स है, इनमें काफ़ी कम अमीनो एसिड्स होते हैं, 400 से 500। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, दे आर कॉम्पैक्ट। ठीक है, द बल्कीनेस ऑफ Cas9 एंड Cas12 makes it more challenging to deliver these proteins into the cells where the targeted DNA और genetic material resides। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि जो ये Cas9 और Cas12 की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इनका मैंने बताया प्रोटीन का साइज़ बड़ा है ना, तो इसकी वजह से होता क्या है कि इन प्रोटीन्स को उन सेल्स में डिलीवर करना जहाँ पर आपको DNA या जेनेटिक मटेरियल रहता है, वहाँ तक इन प्रोटीन्स को डिलीवर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज इन प्रोटीन्स का साइज़ क्या है, बड़ा है। ठीक है, और हमने जो मतलब हमारे साइंटिस्ट ने जो यूज़ किया है दैट इज़ TNPB प्रोटीन, जिसमें सिर्फ 408 एमिनो एसिड्स हैं,
है ना, तो उसका साइज़ काफ़ी छोटा है ना, वो हाइपर कॉम्पैक्ट जीनोम एडिटर है। तो और उसमें जो अमीनो एसिड्स हैं 408 अमीनो एसिड्स हैं, लॉन्ग एंड सोर्स्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एनवायरनमेंट सर्वाइविंग बैक्टीरिया। ये कौन से बैक्टीरिया से लिए गए हैं? दैट इज डीनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस। ठीक है, तो इनके थ्रू जो बेसिकली ये जीनोम एडिटर बनाया गया है, इसमें टिश्यू कल्चर मीडिएटेड डिलीवरी इजंट रिक्वायर्ड। टिश्यू कल्चर मीडिएटेड डिलीवरी का मतलब है कि जिसमें पहले टिश्यूज या सेल्स को जनरेट किया जाता है लैब्स में, है ना, और फिर उसमें वो डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट है, तो उससे क्या है कि जो प्रोटीन है उसको इजीली आप किसी वायरल वेक्टर में पैक करके डायरेक्टली जो है वो सेल में इंजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ स्मॉलर कॉम्पैक्ट। ठीक है, अब जो ये जेनेटिकली एडिटेड है ना, या फिर आप कह सकते हैं जो जीनोम एडिटिंग है, वो बेसिकली जो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जीनोम मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, जो जीएम क्रॉप्स होती हैं उनमें जीनोम एडिटिंग नहीं होती है, उनमें जीनोम मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, उनसे ये चीज़ अलग है, जीनोम एडिटिंग जो है वो उससे अलग है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जीनोम मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि आप कोई अनरिलेटेड स्पीशीज़, ठीक है, आप कहीं बाहर से किसी स्पीशीज़ के जीन्स लेके, है ना, वो क्या करते हैं होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जीनोम मॉडिफिकेशन में होता है ये, जीनोम एडिटिंग में ऐसा नहीं है। इसमें आप बाहर से कोई अलग चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, है ना, इसमें आप क्या कर रहे हैं कि जो उसका ऑलरेडी प्रेजेंट डीएनए है उसके जीन में, उन्हीं में आप कुछ मॉडिफिकेशन या ट्विकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि जीन जीई में सिर्फ एडिटिंग होगी ऑफ द जीन्स दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन द होस्ट प्लांट लीडिंग टू म्यूटेशन और चेंजेस इन देयर डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, उनका डीएनए सीक्वेंस जो है उसमें कुछ बदलाव हो जाएगा, कोई भी फॉरेन जीन या डीएनए जो है वो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता है। ठीक है, जो जीई है दैट इज जीन एडिटिंग हैज़ बोथ अ मॉलिक्यूलर सीजर्स। इसमें मॉलिक्यूलर सीजर भी है, चाहे वो CAS हो या TNPB प्रोटीन्स की हो, जिसकी भी हो, जीन सीजर्स तो है ही है। और इसमें गाइड आरएनए भी होता है। गाइड आरएनए बेसिकली एक नेविगेटर की तरह काम करता है। नेविगेटर मतलब जो डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, उसमें मतलब ये जो आरएनए है इसमें एक ऐसा सीक्वेंस होता है विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट डीएनए। और वो जो इस तरीके के प्रोटीन्स हैं, चाहे आप कैस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें या TNPB टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें, वो बेसिकली क्या करता है कि इन प्रोटीन्स को उस स्पेसिफिक लोकेशन या एड्रेस तक लेके जाता है जहाँ पर मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, और एक बार वो प्रोटीन्स जो हैं वो प्रिसाइज टारगेट साइट तक पहुँच जाते हैं, तो जो सीजर्स हैं वो डीएनए में कट लगाती हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स जो हैं, और वो किसी पर्टिकुलर जीन को ऑल्टर या डिसेबल कर सकती हैं। मई 2025 में ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 2 जेनेटिकली इंजीनियर्ड या जेनेटिकली एडिटेड राइस वेराइटीज़ को रिलीज़ को अनाउंस किया था, जो कि उसके 2 एफिलिएट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ब्रीड कराई गई। एक इंस्टीट्यूशन है हैदराबाद बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, और दूसरा है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट न्यू दिल्ली। ठीक है, अब जो ये हैदराबाद वाला इंस्टीट्यूट है, इसके साइंटिस्ट ने CRISPR-Cas12a प्रोटीन को यूज़ किया था फॉर एडिटिंग द साइटोकिनिन ऑक्सीडेज 2 जीन इन द पॉपुलर सांबा मसूरी राइस वेराइटी। ठीक है, और वहीं बाय रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ दैट जीन दे वर एबल टू इन्हेंस द एवरेज पेडी यील्ड ऑफ द पेरेंट वेराइटी। तो इस वेराइटी की बेसिकली जो यील्ड है या पैदावार है वो इससे बढ़ गई थी। और वहीं अगर हम ये IARI जो दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट है, इन्होंने CRISPR-Cas9 प्रोटीन का यूज़ किया था टू एडिट अ ड्राउट एंड सॉल्ट टॉलरेंट जीन इन द कॉटेंड्रा सिनालू वैरायटी। ठीक है, इस वैरायटी में इन्होंने जो ड्राउट और सॉल्ट टॉलरेंस है जीन है उसको एडिट किया था। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि इन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, CRISPR-Cas9 और CRISPR-Cas12a, है ना। अब मेजर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप ये जो 2 वैरायटीज़ इन्होंने डेवलप कर ली हैं, लेकिन आप उसको कॉमर्शियल कल्टीवेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि CRISPR-Cas9 को लेकर जो IP राइट्स हैं, है ना, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, वो हमारे पास नहीं है। वो मैंने आपको बताया ना, ब्रॉड इंस्टीट्यूट हो गया, वो कॉर्टेवा एग्री साइंस हो गया, उनके पास है। तो अगर हम इन चीज़ों को कॉमर्शियली कल्टीवेट करते हैं तो होगा क्या, है ना। हालांकि उनसे ये कहा गया है कि उनके साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं जुलाई 2025 से, है ना, और वो काफ़ी एडवांस स्टेज में है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप अपने एकेडमिक रिसर्च पर्पस के लिए या ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए
इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं तो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब आप जेनेटिकली एडिटेड वेराइटीज़ को यूज़ करते हैं कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, तो उनको फिर उसकी लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी। तो उससे हमारी जो क्रॉप की वेराइटीज़ हैं, है ना, वो भले ही उससे पैदावार बढ़ जाएगी लेकिन उसमें कॉस्ट भी बढ़ जाएगी क्योंकि लाइसेंस फी उनको देनी पड़ेगी। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि हम मतलब जो नेगोशिएटर्स हैं, है ना, ICAR के ऑफिशियल्स हैं, उनका ये कहना है कि हमने ये मांग की है कि कम से कम जो हमें कुछ छूट या वेवर दे दें हमारे छोटे किसान या मार्जिनल फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो अब इसी में ये जो मिनिएचर ऑल्टरनेटिव है TNPB प्रोटीन बेस्ड टेक्नोलॉजी का, वो काम आएगा, है ना, क्योंकि हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है हमारे देश की, तो हमारे पास इसका तो अब ICAR के पास पेटेंट भी है, तो हमें किसी और से कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इसका कॉमर्शियल कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे हाथ में टूल है तो उसके हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप ब्रीडिंग फ्रीली कर सकते हैं विदाउट IP रेस्ट्रिक्शन से बाउंड होकर, जो बाहर से हम पर इम्पोज होती है। ICAR ने इसको लेकर 31 अगस्त 2022 को, यानी कि आज से 3 साल पहले जो है वो पेटेंट फाइल किया था, और उनको 20 साल का पेटेंट जो है वो अभी 15 सितंबर 2025 को मिल चुका है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है ये भी, है ना, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल, तो टेक्नोलॉजी को याद रखिएगा। एंड दिस कैन बी इंक्लूडेड इन GS पेपर 3 साइंस एंड टेक, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में तो यही आर्टिकल्स हैं, ठीक है। एक छोटा सा आर्टिकल और है, अगर आप चाहें तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। नॉट इन द एक्सप्लेन पेज पर आज कुछ खास आर्टिकल नहीं है। बेसिकली जो अभी 3 राज्य जिनके 25 साल पूरे हुए हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, उनके बारे में दिया गया वहाँ पर। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम UPSC परस्पेक्टिव। यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है कि फॉर्मर चिली प्रेसिडेंट गेट्स इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, ठीक है। 2024 का जो इंदिरा गांधी प्राइज़ है फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, वो दिया गया है कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की तरफ से। किसको दिया गया है? मिशेल बैचलेट को, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि मिशेल बैचलेट को दिया गया है। शी इज़ द फर्स्ट एंड ओनली विमेन प्रेसिडेंट ऑफ चिली, ठीक है। चिली की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति, दैट इज मिशेल बैचलेट, एंड अ फॉर्मर चीफ ऑफ UN ह्यूमन राइट्स, ठीक है। UN ह्यूमन राइट्स की भी ये फॉर्मर चीफ रह चुकी हैं। इनको 2024 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पर काम का है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, जो कल के मैंने आपको आर्टिकल्स बताए थे कुछ जो हमारे पेंडिंग है, वो हम लोग देख लेते हैं। मैंने वो वाला आर्टिकल जो हमने बात की थी ना आपसे, क्रिप्टो करेंसी वाला, वो भी मैंने मतलब रीड कर लिया है। आई हैव गॉन थ्रू दैट आर्टिकल, ठीक है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मैं उसको जैसे ही टाइम मिलता है, जिस भी दिन आपका न्यूज़पेपर में, डेली के न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ आर्टिकल्स कम होंगे, है ना, उस दिन, या फिर अदरवाइज़ संडे को, ठीक है, मैं आपके लिए वो आर्टिकल लेके आऊँगा। चलो, तो ये वाला तो हमने आर्टिकल कवर कर लिया था कल, है ना, CPI इन्फ्लेशन वाला। इसके नीचे जो एक आर्टिकल था वो एक्सप्लोजिव के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को लेकर SOPs, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। बाकी 3 आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं। एक आर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड पोल्यूशन व्हाट थ्रेटन्स इंडियाज़ सी काउज। इंडिया के सी काउज, या जिसको हम डुगोंग भी कहते हैं, ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन को लेकर यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर जो IUCN है, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका जो एक अभी कंजर्वेशन कांग्रेस हुई थी आबू धाबी में पिछले महीने, इसमें इन्होंने बात की है कि जो डुगोंग की आबादी है, जो डुगोंग की पॉपुलेशन है इंडिया में, उसमें उसको एक खतरा जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। साउथ एशिया के रीजन में, दक्षिण एशिया में, डुगोंग्स को सी काउज भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ पर ये मेनली पाए जाते हैं? गल्फ ऑफ कच्छ के रीजन में, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे रीजन, जो बेसिकली इंडिया और श्रीलंका के बीच का रीजन है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के रीजन में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि द मरीन मैमल्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द अंडमान एंड निकोबार वॉज हाईली अनसर्टेन एंड चैलेंजिंग रिस्पेक्टिवली, कि इनका लंबे समय तक, मतलब लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जो है गल्फ ऑफ कच्छ के रीजन में काफ़ी अनसर्टेन है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के रीजन में काफ़ी चैलेंजिंग है। और गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे का जो रीजन है, वहाँ पर इनकी पॉपुलेशन जो है वो जितनी पास्ट में हुआ करती थी उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में काफ़ी कम हो गई है, ठीक है।
IUCN हमें पता है कि ऑफिशियल रेड लिस्ट कंपाइल करता है ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। उसके अकॉर्डिंग जो सी काउज या डुगोंग है, ये स्पीशीज़ वल्नरेबल हैं टू एक्सटिंक्शन। ठीक है, दे आर वल्नरेबल। इंडिया में दे आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, और इसके तहत इस स्पीशीज़ को हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड, कि आप हंटिंग या इसका शिकार या व्यापार नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अब ये डुगोंग होते क्या हैं? ठीक है, डुगोंग या इसका साइंटिफिक नेम है डुगोंग डुगोन, ये मैरीन मैमल है। ठीक है, पानी में रहने वाले ये शावक हैं, मैमल हैं, बिलीव्ड टू हैव इंस्पायर्ड एंशिएंट सी फेयरिंग टेल्स ऑफ मरमेड्स ड्यू टू देयर जाइंट डिस्पोजिशन। ठीक है, जो आपने कभी जलपरी की कहानियाँ सुनी होंगी, ठीक है, मरमेड की कहानियाँ सुनी होंगी, वो ये लगता है कि वो इसी से प्रभावित हैं। ठीक है, इनकी अपीयरेंस काफ़ी प्लम्प होती है, प्लम्प मतलब ये गोल मटोल से दिखाई देते हैं, और डॉल्फिन फ्लूक लाइक टेल, जिस तरीके से डॉल्फिन की टेल होती है वैसी इनकी टेल होती है। इनके जो एडल्ट हैं उसका साइज़ लगभग 10 फीट के आसपास हो सकता है, और वजन 420 किलो तक जा सकता है। मैमल्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली हर्बीवोरस हैं। ठीक है, घास खाते हैं, और सी ग्रास मिडोज आर देयर मेन सोर्स ऑफ फूड। यानी कि जो सी ग्रास मिडोज हैं या सी ग्रास जो आप कह सकते हैं सी ग्रास बेड है, वहाँ से ये अपनी घास खाते हैं, और वहाँ वो इनका खाने का मेन स्रोत है, मुख्य सोर्स है। ठीक है, डुगोंग्स जो हैं वो शैलो पानी में रहते हैं, वार्म कोस्टल वाटर्स में रहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत डीप ओशन में, डीप सीज में नहीं रहते, कोस्टल एरियाज में रहते हैं। ठीक है, शैलो पानी में रहते हैं। ऑफन सीन ग्रेजिंग इन काम शेल्टर्ड बेज लगून्स एंड एशुरीज लेस देन 10 मीटर्स डीप। ठीक है, और ये ऐसी जगहों पर ग्रेजिंग करते हुए दिखाई देते हैं जो या तो काम शेल्टर्ड बेज, बेज आप जानते हैं ना, जैसे बे ऑफ बंगाल है ना, तो उस तरीके के जो बेज होते हैं, या जो लगून्स होते हैं, या जो एशुरीज हैं जिनका डेप्थ है ना गहराई 10 मीटर से कम होती है, वहाँ पर ये ग्रेजिंग करते हुए दिखाई देते हैं। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है? ठीक है, ये डुगोंग जो है वो इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये ग्रास जो सी ग्रास इकोसिस्टम है उसको हेल्दी बनाए रखने में इनका बहुत क्रूशियल रोल है। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब ये सी ग्रास को ग्रेज करते हैं तो सी ग्रास के पत्ते कट जाते हैं। ठीक है, जो पुरानी शूट्स वगैरह हैं वो उखड़ जाती हैं, अप्रूट हो जाती हैं। तो ये जो नेचुरल मोइंग प्रोसेस है, मोइंग मतलब किसी चीज़ को खोद के निकालना, जो ये नेचुरल प्रोसेस होती है, तो इससे जो मीडोज़ हैं वो काफ़ी हेल्दी बने रहते हैं, उनकी ओवर ग्रोथ नहीं होती, और जो उन सी ग्रास के नीचे की जो मिट्टी है ना, वो क्या होती है, वहाँ पर कार्बन स्टोरेज होता है, उसको ये बढ़ावा देती है, स्टिमुलेट करती है। ठीक है, तो डुगोंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ सी ग्रास इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को ही मेंटेन नहीं करते हैं, बल्कि ये क्लाइमेट रेगुलेशन को भी कंट्रीब्यूट करते हैं बाय सस्टेनिंग वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कार्बन सिंक्स ऑन द प्लेनेट, कि दुनिया में जो एक मोस्ट एफिशिएंट कार्बन सिंक है उसको भी ये सस्टेन करने में मदद करते हैं। ऑल्सो वाइल फीडिंग ऑन सी ग्रास डुगोंग्स हेल्प रिलीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सेडिमेंट्स। ठीक है, जब ये सी ग्रास को फीड करते हैं, ये इस तरीके कुछ दिखाई देते हैं, काफ़ी प्लम्प मोटे दिख रहे हैं आपको, है ना, तो जो ये है ये रिलीज न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं फ्रॉम द सेडिमेंट्स। ठीक है, जो कि बाकी मैरीन स्पीशीज़ के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, जैसे कि जो कमर्शियल इंपॉर्टेंट फिश हैं या शेल फिश हैं या इस तरीके के बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स, वो उन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स डुगोंग्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं ड्यूरिंग द कंजम्पशन और फीडिंग ऑफ सी ग्रास। ठीक है, सी ग्रास हैबिटेट्स जहाँ पर डुगोंग्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से कम 2 करोड़ हर साल का एडिशनल फिश प्रोडक्शन होता है, क्योंकि फिशेस को इनसे काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, अब डुगोंग्स, इंडिया में जो डुगोंग्स हैं उनको क्या खतरा है या क्यों खतरे में वो हैं? कभी इंडिया के वाटर में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करते थे, है ना, लेकिन अब इनकी जो पॉपुलेशन आबादी है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा कम हो गई है ना, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है। यहाँ पर ये जो पर्सन है इनका नाम है डॉक्टर के शिव कुमार। ठीक है, ये बेसिकली पौंडीचेरी यूनिवर्सिटीज़ डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रोफेसर हैं। इन्होंने एक एस्टिमेट ये दिया है कि लगभग 400 से 450 इंडिविजुअल्स जो हैं, मतलब डुगोंग की आबादी को लेकर, और कहीं पर मतलब इसको लेकर कि 250 से कम है, ऐसा भी कुछ बताया गया है, बट इसका एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर इसलिए नहीं पता लगता क्योंकि ये इल्यूजिव है। इल्यूजिव इसलिए होते हैं कि ये किसी एरिया में छुप जाते हैं, है ना, जो मर्की वाटर होता है, मर्की मतलब जो गंदा पानी होता है ना, क्लाउडी सा पानी होता है, उसमें ये छुप जाते हैं।
है ना, जहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सर्वे हैं वो इनको कैप्चर नहीं कर पाते, मतलब इनको देख नहीं पाते, तो इसलिए इनकी जो संख्या है वो एग्जैक्टली पता नहीं लग पाती। इसके बाद ये भी लिखा गया है कि इनकी जो आबादी कम हुई है, जो इनकी आबादी में गिरावट आई है, उसके पीछे मेन कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज़ और जो कोस्टल हैबिटेट्स का डिग्रेडेशन है वो। ठीक है, कई सारी जो सी काउज हैं इनका ये इसलिए डेथ हो जाती है क्योंकि जो फिश नेट्स हैं, जो मछली पकड़ने वाले बड़े बड़े नेट्स होते हैं ना, उसमें ये गलती से फंस जाती हैं, एक्सीडेंटली एंटेंगल हो जाती हैं, फंस जाती हैं, तो इस वजह से इनकी डेथ्स हो जाती हैं। ठीक है, हाई टर्बिडिटी, पॉल्यूशन एंड फिशिंग आर द थ्रेट्स टू डुगोंग इन द गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ के रीजन में क्या क्या दिक्कतें हैं? पानी बहुत ज़्यादा टर्बिड है, गंदा पानी है, पॉल्यूशन है। ठीक है, फिशिंग वगैरह, इसकी वजह से इनको खतरा है। अगर हम बात करें तमिलनाडु के रीजन में, तो वहाँ पर इनको खतरा है फिशरीज बाई कैच। फिशरीज बाई कैच मतलब वही कि इनको पकड़ना नहीं चाहते, ठीक है, बाकी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है, बट उसमें ये गलती से फंस जाते हैं, है ना। ये हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ये उनको मेजर खतरा है वहाँ पर। और अंडमान में अगर हम बात करें तो वही फिशरीज रिलेटेड मोर्टेलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब वही है कि ये वाला मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंटली जो फिश नेट्स वगैरह हैं उसमें फंस जाते हैं। एक रिसेंट स्टडी है दैट इज़ टॉक्सिक ट्रेसेस फर्स्ट इंसाइट्स इनटू मेटल्स एंड मेटलॉइड्स इन डुगोंग्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, एक जर्नल है दैट इज़ मरीन पॉल्यूशन बुलेटिन, उसमें ये पब्लिश हुई है और उसमें ये पाया गया है कि 5 जहरीले एलिमेंट्स, टॉक्सिक एलिमेंट्स, दैट इज़ आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी एंड लेड इन टिश्यूज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स फ्रॉम 46 स्ट्रैंडेड डुगोन्स इन इंडिया। ठीक है, 46 डुगोन्स ऐसे हैं जिनके शरीर के किसी ऑर्गन में, किसी अंग में इस तरीके के 5 टॉक्सिक एलिमेंट्स पाए गए हैं। ठीक है, ये पहला ग्लोबल असेसमेंट था ऑफ ट्रेस टू metal and metalloid concentrations in vital organs like liver and kidneys and muscles of dugongs. These metals enter the sea. अब ये metals आते कहाँ से हैं? समुद्र में, ओशंस में, ये आते कहाँ से हैं? इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, है ना। और ये फिर जो सेडिमेंट्स होते हैं जहाँ पर सी ग्रास ग्रो करती है, वहाँ पर ये एलिमेंट्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जब ये सी ग्रास को कंज्यूम करते हैं, उसको फीड करते हैं, तो उस दौरान ये जो हार्मफुल एलिमेंट्स हैं वो भी इनके शरीर में चले जाते हैं। ठीक है, मोर ओवर द रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ सी काउज इज क्वाइट स्लो। इनका जो रिप्रोडक्शन का रेट है वो भी बहुत हल्का है, स्लो है। ठीक है, एक फीमेल डुगोंग जो है वो जन्म देती है अपने बच्चे को कई सालों में, तो इसकी वजह से ये जो पॉपुलेशन है, दिस इज़ मतलब ये जो स्पीशीज़ है ना, ये जो प्रजाति है, ये क्या है? वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने का खतरा इनके ऊपर बना हुआ है। अब व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट डन टू कंजर्व डुगोंग्स? डुगोंग्स को कंजर्व करने के या संरक्षित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? ओवर द ईयर्स द सेंटर एंड स्टेट्स हैव टेकन सेवरल स्टेप्स। ठीक है, सरकार ने कई सारे कदम यहाँ पर उठाए हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2010 में एक टास्क फोर्स बनाया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डुगोंग्स, ताकि इनसे, इनके जो कंजर्वेशन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको एग्जामिन करने के लिए। उसके बाद एक नेशनल डुगोंग रिकवरी प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया तमिलनाडु एंड गुजरात और अंडमान निकोबार की सरकारों के साथ। इसके अंतर्गत डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो जो पाल्क पे वाला रीजन है तमिलनाडु में, वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया 2022 में। इस रिजर्व का एम ये है कि जो सी ग्रास मेडोज़ हैं और उन पर डिपेंडेंट, उन पर आधारित, जो उन पर निर्भर जो डुगोंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिसर्चर्स का ये कहना है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हालांकि इस तरीके के जो भी एक्शंस लिए गए हैं वो डुगोंग्स के फेवर में रहे हैं, लेकिन जो एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस है इन प्रोटेक्टेड डुगोंग हैबिटेट्स, है ना, रिडक्शन ऑफ थ्रेट्स स्पेशली बाई कैच इन फिशरीज एंड मॉनिटरिंग नीड टू बी स्ट्रेंथन, यानी कि ये सब चीज़ें और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो रेगुलेशंस हैं डुगोंग प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स पर, उनका इन्फोर्समेंट, है ना, जो थ्रेट्स हैं यानी कि जो खतरे हैं उनको कम करना। खासकर मेन खतरा मैंने आपको क्या बताया, जो फिशरीज़ में बाई कैच होता है कि और मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है, लेकिन उसमें ये सी काउज या डुगोंग फंस जाते हैं, है ना। तो ये इनका एक मेजर कंसर्न है जिसकी वजह से इनकी डेथ होती है। तो उस चीज़ को, और जो मॉनिटरिंग है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जीएस पेपर 3 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एनवायरनमेंट में आप इसको लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद 2 आर्टिकल्स और हैं छोटे छोटे। एक आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है द वर्ड पैरा सोशल। ठीक है,
और इस साल इस वर्ड को लेकर जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ा है, मतलब इंक्रीज हुआ है। एंड टाइंग इट टू द राइज इन पॉपुलैरिटी ऑफ एआई कैंपेनियंस, ठीक है, जो एआई कंपेनियंस हैं उनकी पॉपुलैरिटी के राइज से इसको जोड़ा है। इट अपडेटेड इट्स डेफिनेशन ऑफ द टर्म दिस सेप्टेम्बर टू इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप विद एआई, ठीक है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस शब्द की, इस टर्म की जो परिभाषा है उसको अपडेट किया है और उसमें ये चीज़ इंक्लूड की है कि पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप विद एआई, कि एआई के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी पॉसिबिलिटी को भी इंक्लूड इस टर्म के मीनिंग में किया गया है, डेफिनेशन में, ठीक है। ये टर्म जो है वो कॉइन किया गया था, दो सोशोलॉजिस्ट हैं, डोनाल्ड हार्टन एंड आर रिचर्ड वोल, टू डिस्क्राइब द सीमिंग फेस टू फेस रिलेशनशिप बिटवीन स्पेक्टेटर एंड अ परफॉर्मर, कि जो परफॉर्मर है और जो उसको देख रहा है, जो स्पेक्टेटर है, उसके बीच में ऐसा लगता है कि कोई फेस टू फेस रिलेशन है, ठीक है। उस तरीके का लगने वाला जो रिलेशन है उसको कहा जाता है पैरासोशल, ठीक। जैसे देखो, जैसे अगर हम बात करें कि जो टर्म है पैरासोशल, नाउ एनकम्पासेस ऑनलाइन सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर एक्सेट्रा, ठीक है। जो भी ऑनलाइन सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं वो, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ फैंस को क्या लगता है, मतलब जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो फैंस को ये लगता है कि उनको सेलिब्रिटी के बारे में, सेलिब्रिटी की ज़्यादा एक्सेस है उनको, है ना, उनके बारे में जो इंटीमेट नॉलेज है वो उनको पता लग रही है। हालांकि ये जो इंटरेक्शन है वो कैरेक्टराइज्ड है वन साइडेड, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बदले में सेलिब्रिटी को तो आपके बारे में कुछ नहीं पता, तो वन साइडेड रिलेशन है ना, ये इल्यूजरी है, जहाँ पर फैंस को ये लगता है कि वो पर्सन को और ज़्यादा इंटीमेटली या नज़दीक से जानते हैं, है ना, जैसे बाकी लोग नहीं जानते लेकिन वो जानते हैं, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। While parasocial relations on their own, such as those children develop with cartoon characters on screen, aren't inherently unhealthy, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि इस तरीके के जो पैरासोशल रिलेशंस है ना, जैसे मान लीजिए बच्चा किसी कार्टून कैरेक्टर के साथ खुद का संबंध स्थापित कर लेता है ना, मतलब एक जुड़ाव सा हो जाता है ना, तो वो चीज़ जो है वो इनहेरेंटली अनहेल्दी नहीं है। लेकिन ट्रबल तब शुरू होता है when they act as a substitute for human interactions, लेकिन अगर इस तरीके का रिलेशनशिप जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शंस को सब्सटीट्यूट करने लगे या उसको रिप्लेस करने लगे, तब ये खतरे की बात हो सकती है। तो इस लाइट में जो यूबिक्यूटस एआई चैटबॉट्स हैं, ठीक है, एआई चैटबॉट्स आपको आजकल हर जगह दिखाई दे रहे हैं, और जो इनका राइज है फ्रॉम नोवेल्टी टू नेसेसिटी हैज़ बिकम अ कंसर्न, तो ये एक चिंता की बात यहाँ पर बनती जा रही है, क्योंकि एआई चैटबॉट्स इस तरीके के ही, मतलब आप कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो क्या कर रहे हैं, वो एक ह्यूमन रिलेशंस को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं या रिप्लेस सा कर रहे हैं, तो ये एक कंसर्न है। अदरवाइज अपने आप में अगर देखा जाए कि आप किसी सोशल इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं, है ना, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और आपको लग रहा है कि आप उनके बारे में नज़दीक से जान रहे हैं, है ना, उनके ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, तो उस तरीके का रिलेशन अपने आप में कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब वो ह्यूमन इंटरेक्शंस को सब्सटीट्यूट करने लगे या रिप्लेस करने लगे, तो वो चिंता की बात है, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिकली याद रख सकते हैं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी पर्सपेक्टिव से तो नहीं है, बट फिर भी आपके जो वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें मे बी कहीं पर पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, और अगर यूपीएससी की बात करें तो एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, वहाँ पर भी पूछा जा सकता है। सिविल सर्विसेज में चांसेस कम है। चलो, एक और आर्टिकल है, इसकी अगर हम बात करें तो रेयर गिंगको टूथेड बिग्ड वेल्स, ठीक है। यहाँ पर टीम ऑफ साइंटिस्ट ने एक रेयर गिंगको टूथेड बिग्ड वेल्स को स्पॉट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वाइल्ड अलोंग द कोस्ट ऑफ बाजा कैलिफोर्निया इन मैक्सिको, ठीक है। वहाँ पर स्पॉट किया गया है जो गिंगको टूथेड बिग्ड वेल है, जिसका साइंटिफिक नेम है मैसोप्लोडोन गिंकोडेंस। ये वन ऑफ द 24 स्पीशीज है ऑफ द बिग्ड वेल्स विच आर द सेकंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ कैडाशियंस आफ्टर डॉल्फिन्स, ठीक है। ये जो वेल्स हैं दे रिमेंड एल्यूसिव, मतलब ये भी वही काफ़ी समय तक छुपे हुए रहे और रिसर्चर्स को इनके बारे में बहुत कम पता है। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो इनके बारे में है वो इनकी जो स्पार्स स्ट्रैंडिंग रिकॉर्ड्स हैं, मतलब बहुत कम इनके लेकर जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उससे पता लगा है। दोनों मेल्स और फीमेल्स जो हैं उनकी हाइट, मतलब उनकी जो लेंथ है वो 17 फीट तक हो सकती है। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि ये जो वेल है इसकी रोबस्ट बॉडी होती है और इसके शरीर में कंपेयर टू अदर बिग्ड वेल्स, क्योंकि ये वन ऑफ द 24 स्पीशीज ऑफ द बिग्ड वेल्स है, उनके कंपैरिजन में इसके शरीर में जो निशान है, जो स्कार्स हैं वो कम होते हैं, ठीक है। उसके पीछे दो कारण हैं।
पहला कारण तो ये है कि इनके शरीर में एक्सटर्नल टीथ नहीं होते, और एक चीज़ ये भी सजेस्ट करती है कि इनके जो मेल्स होते हैं उनके बीच में एग्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो वो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते नहीं हैं, तो शरीर में एक दूसरे के निशान कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो बीक्ड वेल्स हैं ये डीपेस्ट डाइविंग मैमल्स होते हैं ऑन अर्थ। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा गहराई में गोता लगा सकते हैं ये। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन द ओशियंस। ठीक है, ये ज़्यादातर अपना समय जो है वो ओशियंस में ही बिताते हैं। सरफेस पर बहुत कम समय के लिए आते हैं, कुछ मिनटों के लिए आते हैं सिर्फ हवा वगैरह के लिए, है ना, और वो भी कोस्ट लाइन से बहुत दूर। मतलब जैसे आप कह सकते हैं, अभी हमने डुगोंग की बात करी, तो डुगोंग से इनका करेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग है। डुगोंग जो है वो कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, ये जो हैं वो कोस्ट लाइन से बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, और दे आर वेरी शाय, है ना, बहुत शर्मीले मिजाज के होते हैं। एंड ईजिली फ्राइटेंड व्हेन अप्रोच बाय अ बोट, और बहुत जल्दी ये डर भी जाते हैं कि अगर इनके आसपास से कहीं कोई बोट गुजरती है तो ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये पानी में डीप चले जाते हैं। ठीक है, चलो, तो नाम ये भी याद रखिएगा, ये भी एक तरीके से वही एनवायरनमेंट में ही आप आर्टिकल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 3 आर्टिकल ये, 2 आर्टिकल वो, कुल मिला के 5 आर्टिकल्स हम लोगों ने आज कवर कर लिए। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो बैकलॉग था कल का वो भी पूरा हो गया है। चलिए, जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये हमारा सी सेट लाइव क्लासेस का बैच ऑलरेडी चल रहा है। अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो 1299 रुपीज़ पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 49 रुपीज़ पे करके आप ट्रायल क्लासेस भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि जो ये QR कोड और UPI ID है, यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं, है ना। ट्रायल क्लासेस का जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया हुआ है वो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं, और अगर उसके बाद सेटिस्फाइड होते हैं तो फुल क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं रिमेनिंग अमाउंट पे करके। बाकी 2026 और 27 के लिए GS का आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। कोई डाउट या क्वेरी है तो ये जो नंबर है इसमें कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, सिमिलरली प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी है GS और करंट अफेयर्स की, अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।